प्रक्रिया में इस केस में उनको बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन पुराने केस में क्या मामला है, तभी अब चूंकि एक बार ये जेल चले जाएंगे तो जितने लंबित मामले हैं सभी में बेल लेंगे, तभी वो रिलीज होंगे। रोहित कश्यप जो है उन्होंने आत्मसमर्पण किया है जगदीशपुर थाने में, और इसके बाद जो है वो चारों तरफ सोशल मीडिया पे ये फैल जाता है, ये आम बात है। उसके बाद ये भी खबर आती है कि उनकी कुर्की जब्ती की जा रही थी और उसके उसी डर से उन्होंने जो है वो जगदीशपुर थाने में आत्मसमर्पण किया। FIR हुआ, पुलिस डायरेक्ट किसी को गिरफ्तार कर लेती थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी नहीं कीजिए। छोटे मोटे अपराध में व्यक्ति का जेल चले जाने पर प्रतिष्ठा जाती है, आज़ादी जाती है, बहुत सारी बातें। तो उन्होंने एक मार्गदर्शन, जैसे पता चला लोगों की वारंट निकल गया तो छुप जाते हैं, तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेंगे तो पुलिस कहाँ से ढूंढेगी, बड़ी मुश्किल होती है। टीटी है, अब ट्रेन में आप जाते हैं और विदाउट टिकट, आपके पास टिकट नहीं और दूसरे के पास नहीं है, तो टीटी को आप ये नहीं कर सकते कि उनका चेक क्यों नहीं, कि मेरा ही चेक क्यों कर रहे हैं। वो तो उसके विवेकाधीन है कि किसको वो चेक करे। जो है उन्होंने आत्मसमर्पण किया है जगदीशपुर थाने में, और इसके बाद जो है वो चारों तरफ सोशल मीडिया पे ये फैल जाता है, ये आम बात है। उसके बाद ये भी खबर आती है कि उनकी कुर्की जब्ती की जा रही थी और उसके उसी डर से उन्होंने जो है वो जगदीशपुर थाने में आत्मसमर्पण किया। सर, ये जो कुर्की जब्ती हो रही थी, क्या ये कितने दिनों में होता है? क्योंकि वारंट कुछ दिन पहले आया है और तुरंत कुर्की जब्ती हो रहा है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सवाल कानूनी दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए, जब किसी व्यक्ति पर ये स्टेप बाय स्टेप काम होता है। किसी व्यक्ति पर FIR हुआ तो FIR होने के बाद अनुसंधान होता है। जी, अनुसंधान के दौरान गिरफ्तारी की खतरा होती है। तो इस दौरान अभियुक्त क्या करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल के लोग आवेदन देते हैं कि सर हमको एंटीसिपेटरी बेल दे दिया जाए, पुलिस चूँकि हमको गिरफ्तार न करे तो एक मौका दिया जाता है। उसके बाद अनुसंधान के दौरान यदि उनको लगता है, पुलिस को यदि, चूँकि पहले क्या करती थी, FIR हुआ, पुलिस डायरेक्ट किसी को गिरफ्तार कर लेती थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी नहीं कीजिए। छोटे मोटे अपराध में व्यक्ति का जेल चले जाने पर प्रतिष्ठा जाती है, आज़ादी जाती है, बहुत सारी बातें। तो उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कि अप टू 7 ईयर्स यानी कि 7 वर्ष तक का सजा का जिसमें प्रावधान हो, ऐसे अभियुक्त को डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं करना है, उनको एक मौका दीजिए। तो इस केस में 7 ईयर्स तक का ही पनिशमेंट का प्रावधान है। 41 का नोटिस का उन्होंने कहा कि मैंने दिया, वो कंप्लेंस नहीं किया, अलग मामला है। उसके बाद का एक स्टेज होता है कि यदि मान लीजिए नहीं 41 पर वो अपीयर नहीं करते तो वारंट लिया जाता है। वारंट का मतलब कि कोर्ट से आदेश कि सर अब वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है, तो क्या मैं उसको गिरफ्तार करूं? तो वो आदेश का मतलब ये इम्पैक्ट होता है, उसको गिरफ्तार कर लेना। जब वो गिरफ्तार वहाँ से मान लीजिए कोई, जब से पता चला लोगों की वारंट निकल गया तो छुप जाते हैं, मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेंगे तो पुलिस कहाँ से ढूंढेगी, बड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसे परिस्थिति में लेजिस्लेचर ने बड़ा अच्छा से कानून बनाया, CRPC के तहत प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति को वारंट को यदि एग्जीक्यूट कराना पुलिस के लिए मुमकिन नहीं होता है तो ऐसे परिस्थिति में वो 82 के लिए आवेदन देते हैं। 82 एक प्रोसेस है जो किसी व्यक्ति को फरार घोषित करता है, घोषित रूप से फरार। अब बोलिएगा कि ये बहुत लोग बोल देते हैं कि मनीष कश्यप फरार थे, वो नहीं चीज़ है। कानूनी रूप से फरार घोषित करने के लिए एक नियम है कि एक आवेदन कोर्ट में पड़ेगा और वहाँ से एक निर्गत होता है और वो एक नोटिस उसके घर पर चिपकती है। 30 दिन का वक्त दिया जाता है कि 30 दिन के अंदर यदि आप नहीं कहीं हाजिर होंगे, सरेंडर करेंगे तो आपको फरार घोषित कर दिया जाएगा। और 30 दिन से पहले उसको फरार घोषित किया ही नहीं जा सकता है, यानी कि एटलीस्ट 30 दिन। इस दौरान भी लोग चाहते हैं तो अपना बेल वेल के लिए एंटीसिपेटरी में जाते हैं। अब यदि वो 30 दिन के अंदर यदि नहीं होता है तो उसके बाद का प्रक्रिया है कि फरार घोषित करते हुए और उनके घर के कुर्की जब्ती की जाती है, जिसमें आप लोग अभी सामान्य बोलचाल की भाषा में बुलडोजर वगैरह चलता है, घर टूटता है, तो वो सब एक प्रक्रिया। तो स्टेप बाय स्टेप वारंट पहले निकलेगा, फिर फरार घोषित होगा, फिर कुर्की जब्ती होगी सामान्य केसों में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो व्यक्ति एक ही साथ, मान लीजिए वारंट में, मैंने उस समन के बाद वारंट निकाले, वारंट के बाद 82 यानी फरार, और साथ में साथ 83 यानी घर को तोड़ने की बात, कुर्की जब्ती की बात साथ साथ कर देते हैं। जब लगता है कि वो ज़मीन बेचने को है, संपत्ति को यहाँ से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो दोनों से एक ही साथ करवा दी जाती है। तो इनके केस में इतनी जल्दी वो चीज़ नहीं होती है। तो ये इतने कम अवधि में यदि FIR हुआ नहीं, मौका मिला नहीं, डायरेक्ट सारा चीज़ बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार पुलिस के द्वारा की जा रही थी, तो लोगों में भी एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि ये क्यों। लेकिन इस बात का वो क्लियरिफिकेशन जो है सो आज के SP साहब ने दिया वहाँ का, कि इनके खिलाफ अन्य मुकदमे भी थे जी। वो पुराना जो मामला था उसमें 83 का निर्गत किया गया था,
जिसके तहत वो कुर्की जब्ती की कार्रवाई की थी। इस केस में नहीं, पुराने केस में जो बहुत दिनों से इनके खिलाफ लंबित थे। तो ऐसे परिस्थिति में वो अपने इस बात को जस्टिफिकेशन तो कर लेते हैं कि भाई मैंने इस केस में नहीं किया, पुराने केस में किया। तो वो यहाँ तक पुलिस कानूनी रूप से विधिवत काम कर रही है, ये आप उनको ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि लॉ कहता है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो ये छद्म विधि की बात तो नहीं, क्योंकि आप यदि पुराने केस में आप अभी कुर्की जब्ती करने की क्या बात थी, इतने दिनों से आपने क्यों नहीं किया। और जब सूद के मामले में जब सोनू सूद का कार्यक्रम हुआ पटना में, पूरे बिहार ने देखा कि सोनू सूद को लेके आ रहे हैं मनीष कश्यप, लगातार अनाउंस हो रहा था, बैनर पोस्टर सब थे, मनीष कश्यप उस स्टेज पर भी दिखे और कई जगहों पे पत्रकारिता करते हुए, कई जगहों पे अधिकारियों के साथ भी, पदाधिकारियों के साथ पूरे बिहार ने फोटो देखा है। क्या किसी को नहीं पता था कि गिरफ्तारी इनकी वारंट निकला हुआ है और ये भाग रहे हैं? देखिए, ये प्रश्न आपके जो है बहुत ही जेन्युइन है और इसका सवाल का जवाब बिहार पुलिस ही दे पाएगी। ये संदेह, ये तो एक प्रश्न उनके ऊपर चिन्ह लगता है कि आपकी इतनी तत्परता उस टाइम में क्यों नहीं थी, क्या था मामला। लेकिन क्या पता इसके पीछे तहखाने उस टाइम में वारंट ना निकला हो, इस बीच में वारंट निकला हो, बहुत सारी बातें होती है। और कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होता है जिसको कहते हैं कि उनके विवेकाधीन होता है। अब मान लीजिए टीटी है, अब ट्रेन में आप जाते हैं और विदाउट टिकट, आपके पास टिकट नहीं और दूसरे के पास नहीं है, तो टीटी को आप ये नहीं कर सकते कि उनका चेक क्यों नहीं, कि मेरा ही चेक क्यों कर रहे हैं। वो तो उसके विवेकाधीन है कि किसको वो चेक करे, किसको नहीं करे। तो ये आपका एज ए मैटर ऑफ राइट, बोलचाल में कहिएगा कि हमको केवल टारगेट किए, लेकिन विधिवत आप ये नहीं मना नहीं कर सकते कि मैं आपको टिकट नहीं दिखाऊंगा। तो ठीक उसी तरीके से इस केस में भी और लोगों पर इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही, मनीष पर क्यों? तो आप ये नहीं कर सकते कि उसको कि ये विधिवत, तो वो राइट कर रहे हैं कि भाई आपके हमने विधिवत किया वो, लेकिन इम्पैक्ट तो उसका कुछ और है, मंसूबा क्या है, तो ये सब तमाम तरह का चीज़ कोर्ट में दिया जाता है। लेकिन ये फिलहाल अभी मनीष जी के संकट जो है सो काफ़ी बढ़े हुए हैं। अभी उनको खबर आ रही है कि उनको पटना लेकर के जो है वो पुलिस आ रही है। इसके बाद क्या प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया चलेगा और कब तक जेल में काटना पड़ेगा उनको? देखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी मुकदमे में गिरफ्तार होते हैं या सरेंडर करते हैं और 30 किलोमीटर से अधिक का सफ़र उनको तय करना होता है, तो ट्रांजिट रिमांड वगैरह का एक प्रक्रिया है कि सफ़र में हम उनको ले जाए। तो वो सब विधिवत पूरा करते हुए, चूँकि इनका जो है सो इकोनॉमिकल ऑफेंस का मुख्यालय पटना में है, तो उसमें उनको पूछताछ और सरेंडर उनको जो है सो पटना में ही माने उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इसीलिए उनको पटना लाने की बात हो रही है। तो ये प्रशासनिक तौर पर है, उनको कब लेके जाएंगे, कैसे लेके आएंगे, कहाँ लेके आएंगे, ये तमाम तरह की बातें जो हैं सो वो पुलिस ही जानेगी। ये प्रशासनिक मामला है, उस पर हमारी बयान का कोई खास महत्व नहीं है। तो आगे क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है जो आपको अब आगे? अब देखिए, बेल के मनीष जी की तरफ से बेल की बात होगी, चूँकि वो जेल में है, अभी कस्टडी में है। तो बेल की प्रक्रिया में जो होता है वो लोग आवेदन देंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ, पहले बेल का आवेदन किया जाता है, वहाँ के बाद फिर सेशन न्यायालय में जाते हैं, वहाँ नहीं होता है तो हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ऐसे प्रक्रिया में इस केस में उनको बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन पुराने केस में क्या मामला है, तभी अब चूँकि एक बार ये जेल चले जाएंगे तो जितने लंबित मामले हैं सभी में बेल लेंगे, तभी वो रिलीज होंगे। ऐसा नहीं कि इस केस में बेल करा दिए तो और उसमें छूट जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, और भी बहुत सारा मेरिटोरियस इस केस में बातें हैं जो उसको अभी न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा, तो पता चलेगा कि क्या हो सकता है। तो ओवरऑल मतलब सबको देखने के बाद अंदाजा क्या है कि कब तक, मतलब मैक्सिमम ऑफ ड्यूरेशंस जब मनीष कश्यप को लोग देख पाएंगे, मतलब बेल पे जब छूट के वो बाहर आएंगे तब? इस पर अभी एग्जैक्ट चीज़ बताना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि पुराने केस का जब तक मैं रिकॉर्ड को अवलोकन न कर लूँ तब तक रिलीज का करना नहीं है। तो उस परिस्थिति में बिना देखे मैं अंदाज पे बात करना उचित नहीं समझता हूँ। जी, जितनी तरह की धाराएं लगी हैं, क्या कुछ धाराओं को आप अनुचित भी मानते हैं? देखिए, जो धाराएं लगी हैं इनके ऊपर, कुछ केस में इनका धारा इनअप्रोप्रिएट है। देखिए, वो जनरल एक धारा बना के, हर आदमी का काम अलग अलग है। 26 न्यूज़ चैनल की बात कही जा रही है कि वो था, बहुत सारे लोगों का, 4 लोग को अब बाय नेम अभियुक्त बनाया गया है। तो वो हर आदमी का रोल अलग है, किसी ने एक आदमी का बयान लिया, किसी ने 2 आदमी का बयान लिया। तो जिस तरीके से आप दर्जी के पास जाते हैं और हर आदमी के नाप के मुताबिक शर्ट पैंट सिलाया जाता है, उसके बॉडी के फिट के मुताबिक, तो धारा भी उसके बॉडी, उसके एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उस पर लगता है। ये जनरल धारा लगाइएगा तो सबका लाभ मिलेगा। तो ये जनरल धारा है, जब तक कि 34 या 149 आईपीसी का मामला को आप एस्टेब्लिश नहीं करते हैं, या 120B का कॉन्स्पिरेसी में जब तक आप ये नहीं दिखाएंगे कि ये इन दोनों का प्री प्लान था, मीटिंग ऑफ माइंड था, शेयरिंग ऑफ प्लान था, तब जाके वो सारा चीज़ को इंग्रेडिएंट पर हम लोग लेके जाते हैं।
तो वो सब चीज़ का लेकुना है जिसका लाभ हम लोग कोर्ट में लेते हैं, तो उस सब चीज़ को देखेंगे। जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रहेगा कि एक दौर आ गया है, यूट्यूब पत्रकार जो हैं, जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, साथी हैं, इन लोगों के साथ क्या हो गया है कि बहुत इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुलिस और पत्रकार के बीच में एक भिड़ंत की स्थिति बन गई है। अलग तरीके से पत्रकारिता करते हैं, जिसमें कुछ लोग जो है वो भ्रामक खबर भी पेश कर देते हैं, या दो पक्षों की बात है तो दोनों पक्षों से बिना बाइट लिए हुए, बिना प्रशासन का पक्ष जाने हुए खबर रख देते हैं सामने, और जिस पर थोड़ी जो है वो भ्रम की स्थिति होती है और सनसनीखेज थंबनेल और उसका जो है वो हेडलाइन और टैगलाइन लिख करके जो है व्यूज़ वगैरह लोग कमा लेते हैं। कुछ की जो है वो शैली भी थोड़ी सी अलग होती है। मीडिया के जो साथी अभी काम कर रहे हैं उन सब के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आज के दौर में डिजिटल मीडिया खास करके जो सोशल साइट पर अपना न्यूज़ को प्रकाशित करते हैं, उनके कीर्ति भी साख का सवाल है। ऐसे में बहुत जिम्मेदारी के साथ जो भी खबर चलाएंगे तो वो पुष्टि के साथ चलाएं, और मीडिया का काम होता है जजमेंट देना नहीं। एक आप खबर को प्रकाशित कीजिए तो सभी तरह का दोनों पक्ष की बात को रखते हुए एक निर्णायक चीज़ जनता पर छोड़ देना चाहिए। तो मीडिया का पहला धर्म होता है कि न पक्ष न विपक्ष, उसको होना चाहिए निष्पक्ष। तो निष्पक्षता दिखनी चाहिए आप में, ये नहीं कि जातिगत भावनाओं से आप ग्रसित हो जाएं, किसी पार्टी से ग्रसित होकर बात करें, किसी धर्म विशेष की बात करें। तो ये यदि आप तोड़ रहे हैं तो मर्यादा पत्रकारिता धर्म का मर्यादा के उल्लंघन में है। तो आज के इस दौर में मीडिया का दिन प्रतिदिन जो साख गिर रहा है, उसको संभालने का काम जो है सो यूट्यूब मीडिया कर रही थी, वो सच को खबर को ला रही थी। लेकिन कुछ लोग अज्ञानतावश बिना जानकारी के माइक लेके जब आएंगे, हर तथ्य पर यदि आप जिस फैक्ट को कवर आप कर रहे हैं लाखों लोग देख रहे हैं, तो उसका अध्ययन कर लेना चाहिए, जानकारी ले लेनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए, मीडिया नॉर्म्स का पालन करना चाहिए। तब यदि आप चलाएंगे तो आपका साख बचा रहेगा। तो ये जो अभी का जो दौर है, ये वास्तविक रूप से मीडिया में रिफाइनरी का दौर है। अब जो टिक जाएंगे वो बेहतरीन मीडिया अपने आप को चाल करेंगे। और ये जो पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई है, मैं सभी मीडिया कर्मी के बारे में नहीं करूँगा, लेकिन ये बात कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कुछ मीडिया कर्मियों की वजह से पूरा मीडिया जगत जो है सो बदनाम हो रहा है। तो ये मीडिया के साथियों से भी निवेदन रहेगा कि खबर बनाते समय थोड़ा सा अगर हम लोग अब ध्यान देंगे तो हमारा जो काम है वो बेहतरीन कहलाएगा। और टोटल ओवरऑल जो ये स्थिति बनी है, इस स्थिति में कहीं ना कहीं मीडिया के साख पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ा है और जनमानस में कहीं ना कहीं जो है वो प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। आप सुन रहे थे शिवनंदन भारती हैं, हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं, और मनीष कश्यप की गिरफ्तारी और उसके ऊपर जो समर्पण और उसके ऊपर जो सारी बातें हुई हैं उस पर अपना लीगल पक्ष रख रहे थे। आपको क्या खबर लगा, आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम बने रहेंगे। मुजफ्फरपुर नाउ देख रहे थे नीरज के साथ। धन्यवाद।